हेलो दोस्तों, अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो पहले उन्हें पढ़ लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तेजस, रीत, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की कोई फ़ोटो है? तेजस की बात सुन रीत को कुछ याद आता है और वो तुरंत बोलती है, हाँ हाँ, मेरे पास मेरी माँ और पापा की फ़ोटो है मेरे लॉकेट में। अभिमन्यु, आपको याद है एक बार मैंने आपको सिल्वर कलर की एक छोटी सी हार्ट शेप लॉकेट दिखाई थी? अभिमन्यु, हाँ मुझे याद है, और तुमने बताया था कि वो लॉकेट तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी थी और वो बचपन से तुम्हारे पास है। रीत, हाँ, उसमें माँ पापा की फोटो लगी थी। वो अपने गले पर हाथ रख बोलती है, उस लॉकेट की चेन टूट गई थी, इसीलिए मैंने उसे उतार कर ड्रॉर में रख दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो तुरंत रूम से अपनी लॉकेट लेकर आती है और उसे खोलकर सबको दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए, ये मेरी माँ की फोटो है, मेरी माँ मेघना। लॉकेट में लगी फोटो को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौशल्या विवेक की तरफ देखकर बोलती है, विवेक, पहचाना आपने? सुमित, रीत, हाँ ये मेरे पापा हैं, सुमित, और मेरी माँ मेघना। रीत सबकी तरफ देखकर बोलती है, आप सब मेरे पापा को जानते थे? कौशल्या, रीत, हम सब आपके माँ और पापा दोनों को जानते थे। आपकी माँ मेघना ही वैशाली है। उनका असली नाम वैशाली था, वैशाली शेखावत। ये सुनकर रीत एकदम हैरान रह जाती है और कौशल्या की तरफ देखकर हैरानी से बोलती है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माँ का नाम तो मेघना था। सरला, नहीं नहीं रीत, आपकी माँ का असली नाम वैशाली था और आपके पापा सुमित, आप वैशाली की बेटी हैं। तेजस और अभिमन्यु भी ये सुनकर शॉक्ड में थे। तेजस, मॉम, इसका मतलब है कि रीत वैशाली आंटी की बेटी है और अभय की बहन। कौशल्या रीत के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, हाँ, रीत शेखावत परिवार की बेटी है, हमारी वैशाली का अंश। जब ये बात ब्रिजेश अंकल और बाकी सबको पता चलेगी तो सब कितने खुश होंगे। रीत अभी भी हैरान और चुपचाप खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सरला, रीत, हम जानते हैं इस समय आप बहुत कुछ सोच रही होंगी, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी मेडिसिन लीजिए। रीत, दादी, मैं बाद में ले लूँगी। सरला, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेहत से कोई लापरवाही नहीं। अभिमन्यु, रीत को इनकी दवाइयाँ ला कर दीजिए। अभिमन्यु, जी दादी, बोलकर तुरंत मेडिसिन लेकर आता है और उसे निकाल कर रीत के हाथों पर रख देता है, जिसे खाकर रीत बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, कितनी कड़वी है। अभिमन्यु अपनी भौवें उचकाकर बोलता है, ये दवाइयाँ हैं, चॉकलेट नहीं, जो मीठी होंगी, ये कड़वी ही होती हैं। उसकी बात सुन रीत
बुरा सा मुंह बना लेती है। तेजस, भाई थोड़ा प्यार से खिला, तू ऐसी शक्ल बनाकर उसे चॉकलेट भी देगा ना तो वो भी स्वाद में कड़वी हो जाएंगी। ये तो फिर भी मेडिसिन है। ये बोल वो हंसने लगता है तो रीत को हंसी आ जाती है। अभिमन्यु तेजस को घूरते हुए बोलता है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे थे। कौशल्या रीत को उसकी माँ वैशाली के बारे में बताना शुरू करती है। कौशल्या, हम आपकी माँ वैशाली और अभिमन्यु की मॉम अमृता, हम तीनों बचपन से दोस्त थे। हम तीनों स्कूल में भी एक साथ पढ़े थे और कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अभय की मॉम वृंदा भी हमारे साथ ही पढ़ती थी। हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। आपके पिता सुमेत भी हमारी ही क्लास के स्टूडेंट थे। विवेक, रितेश भाई साहब और अनुराग भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन वो हम सबके सीनियर थे। हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स थी, इसीलिए कॉलेज के बाद भी हमारा आपस में मिलना जुलना होता रहता था। कॉलेज खत्म होने के बाद हमने और विवेक ने शादी कर ली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसी तरह अमृता ने रितेश भाई साहब से और वृंदा ने अनुराग भाई से शादी की, क्योंकि वे लोग भी एक दूसरे को पसंद करते थे। आपकी माँ वैशाली ने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही सुमेत को पसंद करती थी। सुमेत भी उनसे बहुत प्यार करते थे। उस समय सुमेत के पास कोई जॉब नहीं थी। वैशाली ने उनकी जॉब के लिए विवेक से बात करनी चाहिए, लेकिन आपके पिता ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जॉब ढूंढना चाहते थे। रीत, आपके पिता एक बहुत ही ईमानदार मेहनती इंसान थे। ये सुनकर रीत के फेस पर स्माइल आ जाती है और वैशाली ने इनमें उनका साथ दिया जब तक उनकी जॉब नहीं लग गई। आपकी माँ ने उनका इंतज़ार किया। कुछ समय बाद जब सुमेत की अच्छी जॉब लग गई, तब वैशाली ने अपने और सुमित के रिश्ते के बारे में अपने परिवार यानी कि ब्रिजेश अंकल और बाकी सबको बताया, लेकिन ब्रिजेश अंकल ने उनके रिश्ते के लिए मना कर दिया। रीत हैरानी से बोलती है, लेकिन क्यों? कौशल्या बाकी सब की तरफ देखने लगती है। रीत, बताइए ना माँ, फिर क्या हुआ? उनकी शादी कैसे हुई और माँ के घर वालों ने मना क्यों किया था? तभी पीछे से आवाज आती है, हम बताते हैं। सभी पीछे पलटकर देखते हैं तो सामने ब्रिजेश जी, अनुराग, वृंदा और अभय खड़े थे। सभी अंदर आते हैं। रीत के मुंह से निकलता है, दादू। तो ब्रिजेश प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, नानू, हम आपके नानू हैं। रीत, सॉरी नानू, वो गलती से। वो बोलती उससे पहले ब्रिजेश बीच में उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं। रीत मुस्कुरा देती है। रीत, आप जानना चाहती हैं ना कि हमने क्यों मना किया था? ब्रिजेश आगे बोलते हैं। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सभी लोग बैठ जाते हैं। ब्रिजेश आगे बोलते हैं,
क्योंकि उस समय हम अपनी दौलत और बिजनेस पे इतना खो गए थे कि हमें आपके पिता सुमित की अच्छाई और उनकी ईमानदारी नहीं, बल्कि उनकी गरीबी और उनका मिडिल क्लास होना दिखाई दिया। हम वैशाली की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करना चाहते थे ताकि हमारी पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन वैशाली ने साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ सुमित से, वरना नहीं करेंगी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में हमने भी अपना फैसला सुना दिया कि उन्हें अपने परिवार और प्यार दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और आपकी माँ ने अपने प्यार को चुना। वो अपना घर, परिवार, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, बिजनेस, यहाँ तक कि अपना नाम भी शेखावत विला में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सुमित के साथ चली गई। ब्रिजेश रोने लगते हैं, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। रीत की भी आंखों में आंसू थे। रीत नम आंखों से सबको देखते हुए बोलती है, तो आप सबने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? अनुराग की थी। शुरू में तो हम सब वैशाली से बहुत नाराज थे, लेकिन बाद में जब हम सबको हमारी गलती का एहसास हुआ, तब मैंने वैशाली और सुमित का पता लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सबको खबर मिली कि एक एक्सीडेंट में वैशाली और सुमित नहीं रहे। रीत, तो क्या आपने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की? अनुराग, नहीं बेटा, मुझे पता था कि मेरी बहन की एक बेटी है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारे चाचा चाची ने कहा कि जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो तुम भी उनके साथ ही थी। पढ़ाते हैं, और शायद तुम गाड़ी से निकलकर खाई में गिर गई, इसीलिए तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। इतना बोलकर वो चुप हो जाते हैं। रीत, नहीं, ये झूठ है। माँ मुझे दादी माँ के पास छोड़कर गई थी। चाचा चाची ने झूठ क्यों बोला? ब्रिजेश जी अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए हमारी बच्ची, ये सब हमारी गलती है। हमने उनके प्यार को नहीं समझा, उन्हें घर छोड़कर जाने दिया। अगर हमने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ हमारे बीच में होते। रीत, प्लीज़ नानू, आप ऐसे मत बोलिए। उस वक्त आप और माँ दोनों ही अपनी जगह सही थे। अगर कोई गलत था तो वो हालात थे, किसी की कोई गलती नहीं थी। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। नानू, अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी आपको माफ़ कर देती। ब्रिजेश उसे गले से लगा लेते हैं। सभी की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुराग प्यार से रीत के सर पर हाथ रख कर बोलते हैं, अपने मामा मामी से नहीं मिलोगी? रीत मुस्कुराते हुए उनके और वृंदा के गले लग जाती हैं। अभय, ओए छोटी, तू मुझे भूल गई? रीत,
मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा हो सकता है, और उसके गले लग जाती है। सभी बहुत खुश थे। आज संडे था, किसी को ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए कौशल्या सभी को रायचंद पैलेस में ही रोक लेती है। अभिमन्यु की एक मीटिंग थी, लेकिन रीत के कहने पर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है और सभी के साथ बैठ जाता है। सभी खूब सारी बातें करते हैं। ब्रिजेश रीत को सभी के बचपन की बातें और शरारतें बता रहे थे, जिन्हें सुनकर वो खूब हंस रही थी। वृंदा रीत से बोलती है, रीत, आप कुछ अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसे बीता। रीत थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, मेरा बचपन भी अच्छा बीता। घर में दादी माँ, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे थे। जब मैं 8 साल की हुई, तब दादी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। तब से चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो घर के कामों में चाची की मदद करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करके खाना बनाती, फिर स्कूल चली जाती, फिर वापस आकर सभी के कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करती। इसी तरह रात हो जाती, खाना खाकर अपनी पढ़ाई करती और सो जाती। रीत की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन वो उन्हें छुपाकर मुस्कुराते हुए बोलती है, यही मेरा डेली रूटीन था। सभी के चेहरों पर उदासी आ जाती है। ब्रिजेश भरे गले से बोलते हैं, अगर हमने पहले ही अपनी गलती का एहसास कर लिया होता तो आपको इतना कुछ सहना ना पड़ता। रीत, नहीं नानू, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। आपको पता है मेरे बचपन की सबसे अच्छी यादें कौन सी हैं? मेरी दोस्त पूर्वी की। पूर्वी मेरे बचपन की दोस्त है। पूर्वी सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। आपको पता है, जब मैं मुसीबत में पड़ती ना, तो वो बिल्कुल भाई बनकर मुझे प्रोटेक्ट करती, बहन बनकर मुझसे झगड़ा करती, और जब चाची कभी मुझे मारती या खाना ना देती, तो वो बिल्कुल माँ की तरह मेरी चोट पर मलहम लगाती और अपनी प्लेट से खाना खिलाती। और पता है आपको, कितनी ही बार तो वो मेरे लिए चाचा चाची से भी लड़ लेती। हम दोनों साथ में खूब सारी मस्ती करते थे। रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पूर्वी की बहुत याद आ रही थी और साथ ही उसकी फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि पूर्वी का कॉल नहीं लग रहा था। रीत चाय का बोल कर किचन में चली जाती है। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। वो किसी को कॉल करके कुछ कहता है और कॉल कट करके फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लेता है। इसी तरह रात हो जाती है। सभी साथ में डिनर करते हैं। फिर ब्रिजेश, अनुराग, वृंदा और अभय बाकी सबसे और रीत से मिलकर शेखावत विला के लिए निकल जाते हैं। रीत अपने रूम की बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे
उसका परिवार मिल गया था। तभी अभिमन्यु रूम में आता है और उसे बालकनी में खड़ा देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। अभिमन्यु पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो जान? रीत के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी अभिमन्यु उसके इतने करीब नहीं आया था। आज पहली बार वो रीत के इतने करीब गया था। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ अभी। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अभिमन्यु उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर नासमझी से बोलता है, मेरी वजह से? पर मेरी वजह से कैसे? रीत वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलती है, आपकी वजह से, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं वो सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, शायद जिंदा भी होती या नहीं। अभिमन्यु तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाता है और अपनी हथेलियों में उसका चेहरा भर कर बोलता है, कभी भी ऐसे मत बोलना, समझी? ये सारी खुशियाँ जो आज तुम्हारे पास हैं, ये सब तुम डिज़र्व करती हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हो जान। रीत तुरंत उसके गले लग जाती है तो अभिमन्यु भी कसकर उसे गले लगा लेता है। अभिमन्यु, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रीत एक्साइटेड होकर बोलती है, सरप्राइज? मेरे लिए? क्या है? अभिमन्यु हंसते हुए बोलता है, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो रही हो। थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि सरप्राइज कल मिलेगा। रीत, क्या? लेकिन क्यों? कल क्यों? अभी क्यों नहीं? अभिमन्यु हल्के से उसकी नाक खींचते हुए बोलता है, बाप रे, कितना सवाल करती हो तुम। चलो अब सो जाओ, क्योंकि गिफ्ट तो तुम्हें कल ही मिलेगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है। रीत अपनी नाक सहलाते हुए बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और मुस्कुराते हुए सोने चली जाती है। अगले दिन रीत सुबह उठती है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाती है। वो मीठी के साथ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। रीत सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए खुद भी अभिमन्यु के बगल में बैठ जाती है। तभी बेल बजती है। मीठी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने लाइट येलो कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। बालों की सिंपल चोटी जिसमें से कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ आँखों में काजल और होठों पर लिप बाम। वो भी अंदर आती है। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो लड़की पीछे से रीत को आवाज़ देती है। उसकी आवाज़ सुनकर रीत एकदम से पीछे मुड़ती है और उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, पूर्वी,
वो भागकर जाती है और पूर्वी से गले लग जाती है। सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तेजस बड़े ध्यान से पूर्वी को देख रहा था। तेजस को देख अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पूर्वी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीत उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। रीत उसे गले लगाए खड़ी थी। पूर्वी मजाक करते हुए बोलती है, अरे इतनी कसकर गले लगाया है, सांस नहीं आ रही है मुझे, दम घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगी मैं। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। रीत उससे अलग होकर उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोलती है, चुप कर तू, इतने टाइम बाद मिली है, क्या मैं गले भी नहीं लगा सकती? तुझे पता भी है कितनी याद आ रही थी मुझे तेरी। पूर्वी, अच्छा बाबा सॉरी, तू बाद में मुझे जी भर कर डांट लेना, लेकिन अभी बाकी सबसे तो मिल लेने दे। रीत मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। पूर्वी सबसे पहले सरला और शैलेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर बोलती है, मैं हूँ। वो आगे बोलती उससे पहले सरला मुस्कुराते हुए बोलती है, पूर्वी रीत के बचपन की दोस्त, उनकी बहन, उनकी फैमिली। पूर्वी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर कौशल्या और विवेक से मिलती है। पूर्वी, वैसे दादी आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? कौशल्या, रीत से वो जितनी बातें अपने बारे में नहीं करती उतनी आपके बारे में करती थी। बहुत मिस करती थी रीत आपको। उनकी बात सुन पूर्वी रीत को देखती है तो रीत मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु, आपने बहुत अच्छा किया पूर्वी को यहाँ लाकर। रीत हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखती है तो वो अपनी पलकें झपकाकर मुस्कुरा देता है। पूर्वी, वैसे दादी आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? कौशल्या, रीत से वो जितनी बातें अपने बारे में नहीं करती उतनी आपके बारे में करती थी। बहुत मिस करती थी रीत आपको। उनकी बात सुन पूर्वी रीत को देखती है तो रीत मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु, आपने बहुत अच्छा काम किया पूर्वी को यहाँ लाकर। रीत हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखती है तो वो अपनी पलकें झपका कर मुस्कुरा देता है। रीत का दिल तो चाह रहा था कि वो अभी भाग कर जाए और अभिमन्यु को कसकर गले से लगाकर उसे ढेर सारा थैंक यू बोले, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी और वहाँ सभी घर वाले भी थे। अभिमन्यु उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और धीरे से बोलता है, मुझे पता है इस समय तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि तुम मुझे कसकर गले लगाकर ढेर सारा थैंक यू बोलो, है ना? रीत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि आपको कैसे पता? अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। तभी वहाँ अभय, रूही और वैभव आते हैं। रीत उन तीनों को पूर्वी से मिलवाती है। अभय खुश होते हुए बोलता है, तो तुम हो पूर्वी, रीत की जान से प्यारी दोस्त। पूर्वी मुस्कुरा देती है। अभय, वैसे मैंने किसी और के भी मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है। रीत जल्दी से बोलती है,
मेरे अलावा और किसने आपसे पूर्वी की तारीफ सुनी? अभय भाई, अभय तेजस से। तेजस तुम्हारी खूब तारीफ कर रहा था। वो पूर्वी की तरफ देखकर बोलता है। वो बोल रहा था कि पूर्वी बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनकर तेजस जो सैंडविच खा रहा था वो उसके हलक में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। अभय जल्दी से उसे पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, भाई आराम आराम से खा, कोई जल्दी नहीं है। तेजस उसे घूर कर देखता है और तुरंत पानी पीकर बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? अभय, तू भूल गया? उस दिन कार में तूने बोला नहीं था कि पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है, तो उसकी खूब तारीफ कर रहा था। तेजस उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। अभय जल्दी से बोलता है, लगता है नहीं बोला, हो सकता है शायद मैंने ही गलत सुन लिया था। तेजस, हाँ मैंने कहा था कि पूर्वी अच्छी लड़की है। पूर्वी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, तेजस सर, आपने मेरी तारीफ की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तेजस, इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है? पूर्वी, नहीं, मुझे तो लगा कि आपको बस मुझे डांटना और हर वक्त गुस्सा करना ही आता है। तेजस, लेकिन मैंने कब डांटा तुम्हें? पूर्वी अपने सर पर हाथ रख कर बोलती है, बाप रे, आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर है। पता है आप सबको? वो सभी की तरफ देखकर बोलती है, जब अभिमन्यु सर और तेजस सर जैसलमेर में थे ना, तो तेजस सर हर वक्त कड़वे करेले जैसी शक्ल बनाए मुझ पर चिल्लाते रहते थे कि तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुम्हें काम करने नहीं आता, तुमसे एक काम नहीं होता। वो तेजस की नकल करते हुए बोलती है, तो सभी हंसने लगते हैं। लेकिन तेजस की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आ रहा था। वो बड़े ही प्यार से पूर्वी को हंसते हुए देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अभय और अभिमन्यु उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद रीत पूर्वी को रूम दिखा देती है और उससे कुछ देर आराम करने का बोल देती है। तेजस, अभिमन्यु और अभय तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तेजस रास्ते भर उन दोनों को घूर रहा था। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं। अभिमन्यु अपने केबिन में आता है। वो दोनों भी उसके केबिन में आ जाते हैं। अभिमन्यु, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपने केबिन में जाओ। अभय, नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। वो सोफे पर पसरते हुए बोलता है। तेजस, मैं किसी की पिटाई करने आया हूँ, पहले वो करूँगा फिर जाऊँगा। इतना बोलकर वो अभय पर कूद पड़ता है और उसके पेट पर एक पंच मारते हुए बोलता है, साले, तू घर पर सबके सामने क्या बोल रहा था? अभय चिल्लाते हुए बोलता है, अभिमन्यु बचा मुझे, नहीं तो ये मजनू मार डालेगा मुझे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तेजस हैरानी से बोलता है, तूने मुझे मजनू कहा? तेरी तो। वो फिर एक पंच मारते हुए बोलता है, एक तो घर पर सबके सामने कुछ भी बोल दिया और अब मुझे मजनू बुला रहा है। अभिमन्यु आराम से बैठा उन दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय, हाँ तो मैंने जो बोला वो सब सच ही तो बोला,
तू उस दिन पूर्वी की तारीफ नहीं कर रहा था। बहुत प्यारी है। वो थोड़ी चंचल है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और मैंने देखा आज भी तू उसे कैसे निहार रहा था। तुझे शर्म आनी चाहिए। किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए देखना गलत बात है। अभय उसे परेशान करते हुए बोलता है। तेजस उसके पेट पर फिर एक पंच मारते हुए बोलता है। मैं उसे घूर नहीं रहा था। अभिमन्यु, तो क्या कर रहा था तू? तेजस, मैं बस उसे देख रहा था। अभय, तो साफ साफ बोलना कि तू उसे ताड़ रहा था। तेजस जल्ला कर बोलता है। मैंने कहा ना, मैं उसे बस देख रहा था। अभय हंसते हुए बोलता है। अच्छा ठीक है, ये बता तू उसे देख क्यों रहा था? तेजस कुछ बोलने को होता है लेकिन उन दोनों की आंखों में शरारत देखकर वो समझ जाता है कि वो दोनों मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। वो अभय को छोड़ते हुए बोलता है। मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता। अभय पीछे उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे पकड़कर बोलता है। टिल्लू, बताना तू पूर्वी को पसंद करता है? तेजस अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, समझे? मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तुम दोनों की तरह फालतू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है लेकिन अभिमन्यु उसे रास्ते में रोकते हुए बोलता है। पहले सच सच बता। तेजस, अब क्या बताऊं? अभय, वही जो मैंने पूछा है। और सब सच बताइयो। कब प्यार हुआ, कब इकरार हुआ और उसे पता है कि नहीं? तेजस, तुम लोग नहीं मानने वाले ना। वो दोनों साथ में बोलते हैं। जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है? और हंसने लगते हैं। तेजस मुस्कुराते हुए बोलता है। हाँ, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ। अभय खुश होते हुए बोलता है। तूने उसे बताया? तेजस, नहीं। अभिमन्यु, तूने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं? तेजस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं पहले उसके दिल की बात जानना चाहता हूँ कि पूर्वी क्या सोचती है मेरे बारे में। उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। अभिमन्यु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है। तू टेंशन मत ले। मुझे लगता है पूर्वी भी तुझे पसंद करती है। तू पूर्वी से बात कर, उसे समझ और फिर उसे अपने दिल की बात बता। तेजस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों के गले लग जाता है। तेजस, जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि पूर्वी भी मुझसे प्यार करती है या नहीं, तब तक तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। अभय हंसते हुए बोलता है। हाँ, हम किसे बताएंगे भला? तेजस अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है। अभय, चल अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। अब खुश? तेजस हाँ। और अभिमन्यु तो रीत को भी नहीं बताएगा। अभिमन्यु ठीक है। कुछ देर बाद तीनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। रात को सभी डाइनिंग एरिया में बैठे डिनर कर रहे थे। रीत पूर्वी को अपनी माँ का असली नाम और ब्रिजेश, अनुराग, वृंदा और अभय के बारे में बताती है। पूर्वी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर उसे ढेर सारी बधाई देती है। कौशल्या
पूर्वी, अब आपकी ताई जी कैसी हैं? रीत ने बताया था कि वो बीमार हैं। ताई जी का नाम सुनकर पूर्वी थोड़ी देर चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो बोलती है, रीत, ताई जी अब इस दुनिया में नहीं रही। रीत, क्या? ये कैसे हुआ? कब हुआ? तब पूर्वी उसे बताती है, जिस दिन तू जयपुर आई थी उसके 2 दिन बाद ही अचानक से ताई जी की तबीयत खराब हो गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं एकदम घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ताऊ जी और विनय को आवाज लगाई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं पड़ोस के कुछ लोगों को बुला कर लाई और उनकी मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतना बोलकर पूर्वी अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगती है। रीत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत पूर्वी को गले लगा लेती है। पूर्वी रोते हुए बोलती है, वो मुझे छोड़कर चली गई रीत। मैं फिर से अनाथ हो गई। मुझे पता है, उनके जाने पर मैं बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, तू भी नहीं थी। पूर्वी के हर आंसू तेजस के दिल पर वार कर रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर पूर्वी को कसकर अपने गले से लगा ले और उसे कहे कि वो अकेली नहीं है, वो है उसके साथ और हमेशा रहेगा। कौशल्या पूर्वी को अपनी तरफ घुमाती है और उसके आंसू पोंछ कर बोलती हैं, किसने कहा कि आप अनाथ हो गई? हम सब भी तो आपके अपने हैं। अनाथ बोलकर तो आपने हमें पराया कर दिया। इसका मतलब है कि आप हमें कुछ नहीं मानती। पूर्वी रोते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौशल्या, तब आप रो क्यों रही हैं? रोना बंद कीजिए। और उसे गले से लगाकर चुप कराती हैं। कुछ देर तक रोने के बाद वो चुप हो जाती है। सरला उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलती है, लीजिए रीत, अब तो हम आपको कम और पूर्वी को ज़्यादा प्यार देंगे। आप शिकायत मत कीजिए, हमसे समझी। सभी हंसने लगते हैं। रीत हंसते हुए बोलती है, जी दादी। पूर्वी के फेस पर भी मुस्कान आ जाती है और उसकी मुस्कान देख तेजस के दिल को सुकून मिलता है। कुछ देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। रीत अपने रूम में आती है तो देखती है अभिमन्यु बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके आती है और जाकर अभिमन्यु के बगल में बेड पर बैठ जाती है। अभिमन्यु एक नज़र उसे देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। रीत उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर उसे बंद कर देती है और उठाकर साइड में रख देती है। अभिमन्यु हैरानी से बोलता है, रीत, ये क्या बचपना है? मैं काम कर रहा था लैपटॉप पर और तुमने उसे बंद क्यों कर दिया? रीत गुस्से से बोलती है, मुझे नींद आ रही है। अभिमन्यु, तुम्हारी नींद का मेरे काम से क्या लेना? और
मैंने कौन सा तुम्हें सोने से मना किया है? वैसे भी तुम तो काउच पर सोती हो ना? रीत, नहीं, अब से मैं यहाँ सोऊंगी, इस बेड पर। वो काउच मुझे चुभता है। अभिमन्यु अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, अच्छा, इतने दिनों से तो तुम्हें वो काउच नहीं चुभता था, फिर आज अचानक उसमें ऐसे कौन से कांटे निकल आए जो तुम्हें चुभने लगे? रीत, वो मुझे उस पर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ सोऊं तो कोई बात नहीं, मैं पूर्वी के पास चली जाती हूँ सोने। वो जैसे ही जाने के लिए उठती है, अभिमन्यु तुरंत उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे रीत सीधे उसके ऊपर जा गिरती है। अभिमन्यु उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, अब मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। रीत मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डालकर बोलती है, मुझे जाना भी नहीं है। अगर अब आप खुद भी मुझे दूर भेजना चाहेंगे ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं सारी जिंदगी इस कैद में आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, जान, इस वक्त तुम मेरी कैद में नहीं, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तुम मेरे ऊपर हो, मेरा दम निकले उससे पहले उठो मेरे ऊपर से। रीत जल्दी से उसके ऊपर से हटते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी, लेकिन उसमें मेरी गलती थोड़ी ही है। आपने ही मेरा हाथ पकड़कर झटके से खींचा था। अभिमन्यु ठीक से बैठता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, बाप रे, दिखने में तो तुम इतनी पतली हो, लेकिन वजन काफी है तुम्हारा। रीत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भारी हूँ, इतनी दुबली पतली हूँ, और आपको मैं भारी लगती हूँ? रहने दीजिए, नहीं सोना मुझे बेड पर, मैं काउच पर ही सो जाऊंगी। आप सोइए अपने बेड पर। वो मुंह फुलाकर जाने लगती है। अभिमन्यु जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अभिमन्यु, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच में तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो। रीत अपनी नजरें फेर लेती है। अभिमन्यु, अच्छा बाबा, सॉरी। वो रीत को झटके से उठाकर बेड पर बैठा देता है और बोलता है, देखो तुम कितनी हल्की हो। रीत मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु उसके माथे पर किस करके बोलता है, चलो अब सो जाओ, और वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। रीत, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभिमन्यु, मुझसे? बोलो। रीत कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अभिमन्यु हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रीत ऐसा करेगी, लेकिन वो खुश था। कुछ देर बाद रीत उससे अलग होकर बोलती है, ये थैंक यू था आपके लिए, आप पूर्वी को यहाँ लाए इसीलिए। अभिमन्यु शरारत से बोलता है, ऐसा है तो मैंने और भी बहुत से अच्छे काम किए हैं, तुम चाहो तो उन सब के लिए भी थैंक यू बोल सकती हो। रीत शर्माते हुए बोलती है, सो जाइए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। तेजस
अपने रूम में बेड पर लेटा पूर्वी के बारे में सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पूर्वी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो उठकर अपनी बैल्कनी में आ जाता है। उसका दिल पूर्वी को देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन पूर्वी सो रही होगी ये सोचकर वो अपने दिल को समझा रहा था। तेजस बैल्कनी में आता है तो उसकी नज़र गार्डन में बैठी पूर्वी पर जाती है, जो बेंच से टेक लगाए जमीन पर बैठी तारों से भरे आसमान को देख रही थी। तेजस, पूर्वी इतनी रात में अकेली गार्डन में बैठी है, उसे पता नहीं है ऐसे रात में इस तरह अकेले गार्डन में बैठना सेफ नहीं है। वो तुरंत अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में आता है और गार्डन में जाकर उसके बगल में कुछ दूर पर बैठ जाता है। पूर्वी खुद में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब तेजस उसके बगल में आकर बैठ गया। तेजस देखता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी, जिसे देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, पूर्वी, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ चुलबुलाहट और शरारत अच्छी लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पूर्वी चौंक कर उसकी तरफ देखती है और तुरंत अपने आंसू पोंछ कर बोलती है, तेजस सर, आप यहाँ? तेजस, क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? पूर्वी, सॉरी सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तेजस, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें पता है अकेले में रोना अच्छी बात नहीं है। पूर्वी तुरंत अपनी आंखें साफ करके बोलती है, नहीं, मैं रो नहीं रही थी। तेजस तारों को देखते हुए बोलता है, और झूठ बोलना उससे भी बुरी बात है। पूर्वी उसकी तरफ देखने लगती है। तेजस उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें अपने मॉम डैड और ताई जी की याद आ रही है ना? पूर्वी कुछ नहीं बोलती। तेजस, पूर्वी कभी खुद को अकेला मत समझना। पूर्वी उसकी आंखों में देख रही थी। उसे तेजस की आंखों में खुद के लिए फिक्र, परवाह और ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। वो चाह कर भी अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तेजस उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। पूर्वी उसकी बाहों में बिखर सी जाती है और हिचकियां लेकर रोने लगती है। उसके हर आंसू तेजस के दिल को घाव दे रहे थे, लेकिन वो फिर भी उसे रोने देता है, क्योंकि वो चाहता था कि पूर्वी अपने दिल का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बहा दे। आज ये आंसू बहेंगे, तभी कल वो फिर से खुलकर मुस्कुरा पाएगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो थोड़ी शांत होती है, लेकिन उसकी हिचकियाँ अभी भी बंद नहीं हुई थीं। तेजस प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, बस करो पूर्वी, बहुत रो ली तुम, अब बस। वो धीरे से उसे खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, बस करो, चुप हो जाओ। जितने आंसू बहने थे वो बह गए, अब और नहीं।
पूर्वी का पूरा फेस और आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। तेजस उसका मूड ठीक करने के लिए मुंह लटकाकर बोलता है, देखो तुमने क्या किया, मेरी पूरी टी शर्ट गीली कर दी। तुम्हें पता भी है ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा कर आया हूँ। वो इस तरह से बोलता है कि पूर्वी को हंसी आ जाती है। तेजस, एक तो मेरी टी शर्ट खराब कर दी और सॉरी बोलने की जगह तुम हंस रही हो। ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। एकदम से पूर्वी की हंसी बंद हो जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगती है। तेजस प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। पूर्वी की पलकें खुद ब खुद झुक जाती हैं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो नींद का बोलकर जल्दी से वहां से चली जाती है। तेजस मुस्कुरा देता है और अपनी टी शर्ट को चूम कर बोलता है, पहले तो ये मेरी फेवरेट टी शर्ट नहीं थी, लेकिन अब हो गई है क्योंकि अब इसमें तुम्हारी खुशबू समा चुकी है पूर्वी। अब हमेशा ये मेरे पास रहेगी और तुम्हारे पास होने का एहसास कराएगी। पूर्वी अपने रूम में आ जाती है और अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराने लगती है। उसे पता नहीं था क्यों, लेकिन उसे तेजस का इस तरह अपने गले से लगाकर चुप कराना उसे अच्छा लगा था। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सभी बहुत खुश थे। पूर्वी ने सभी के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। वो पहले से तेजस से प्यार करती थी, लेकिन पहले वो इस बात से अनजान थी, पर अब तो समझ चुकी थी। तेजस ने उससे अपने दिल की बात कह दी थी और उसके भी दिल की बात जान ली थी। अभिमन्यु और रीत ने सभी को उनके रिश्ते के बारे में बता दिया था और सभी ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे। रात में सभी डिनर करके साथ में मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। डिनर करने के बाद तेजस एक अच्छी सी हॉरर मूवी लगा देता है। रीत को हॉरर फिल्में पसंद नहीं थी, उसे काफ़ी डर लगता था, लेकिन सबके कहने पर उसे भी साथ में बैठना पड़ता है। रीत अभिमन्यु से चिपक कर बैठी थी। उसके बगल में पूर्वी तेजस साथ बैठे थे। अभय, वैभव, रूही और मीठी लाइन से बैठे थे। मूवी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी कॉमेडी थी, लेकिन फिर लास्ट आते आते काफ़ी हॉरर हो जाती है, जिसे देखकर रीत की हालत खराब होने लगती है। वो कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख अभिमन्यु मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। पूर्वी, वाओ कितनी अच्छी मूवी थी, सच में मज़ा आ गया। रीत उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, कहाँ से अच्छी थी, बिल्कुल बकवास थी। रूही, नहीं भाभी, मूवी तो बहुत अच्छी थी। वैसे भाभी, आपको अभी भी डर लग रहा है। रीत, किसने कहा मैं क्यों डरूंगी, मैं नहीं डरती। पूर्वी, अच्छा चल झूठ मत बोल, तुझे भूतों से डर लगता है, इसीलिए तो तू अभिमन्यु सर से चिपक कर बैठी थी। उसकी बात सुन सभी हंसने लगते हैं। पूर्वी भी हंसने लगती है। अभिमन्यु को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपा कर बोलता है, बस करो तुम लोग, मेरी बीवी पर हंसना बंद करो। चलो जाओ अब अपने अपने रूम में जाओ, रात बहुत हो गई है। रीत, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। सभी फिर हंसने लगते हैं।
वो भी मुंह दबाकर हंस देता है। रीत रोनी सी शक्ल बनाकर बोलती है, अभिमन्यु आप भी इनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। वो मुंह फुलाकर वहां से जाने लगती है। पूर्वी, रीत देख कर जाना कहीं कोई रास्ते में खड़ा ना हो। सभी फिर ठहाका मारकर हंस देते हैं। रीत चिल्लाकर बोलती है, पूर्वी की बच्ची, तू मिल कल मुझे, फिर तुझे बताऊंगी मैं। कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद सभी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अभिमन्यु अपने रूम में आता है तो देखता है रीत चेंज करके ब्लैंकेट लिए काउच पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुरा देता है और चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो चेंज करके आता है और बेड पर लेटते हुए बोलता है, वैसे मुझे तो लगा था इतनी हॉरर मूवी देखकर तुम तो मुझसे चिपक कर सोओगी, लेकिन तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अकेले काउच पर सो रही हो। रीत उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु उसे परेशान करते हुए बोलता है, वैसे अच्छा है, अगर बैल्कनी से कोई आवाजें आई तो तुम उठकर देख लेना, मेरी नींद नहीं खराब होगी। उसकी बात सुन रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे और ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। वो उठकर बैठ जाती है और अभिमन्यु को देखती है जो आराम से पूरे बेड पर फैल कर सो रहा था। रीत उठती है और बैल्कनी की तरफ देखती है और भागकर सीधे अभिमन्यु से जा चिपकती है। अभिमन्यु तुरंत आंखें खोलकर उसे देखता है। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम तो काउच पर सो रही थी ना? रीत बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बोलती है, नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास ही रहिए, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अभिमन्यु को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, जान, मेरी आंखों में देखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था। देखो, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है रूम में। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और कुछ देर बाद उससे अलग होकर उसके माथे पर किस करके बोलता है, सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी मुझे अपने पास पाओगी। रीत मुस्कुरा रही थी। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो आराम से किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटकर सुकून से सो रही थी। उसे देखकर अभिमन्यु के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह रीत की आंख खुलती है तो अपने सामने सोए हुए अभिमन्यु को देखकर वो मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए हल्के से उसके होठों को छूकर धीरे से बोलती है, गुड मॉर्निंग अभी। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर फ्रेश होने चली जाती है। रीत फ्रेश होकर आती है और नीचे किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद अभिमन्यु भी फ्रेश होकर आता है और सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो और तेजस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में अभिमन्यु, तेजस और अभय
तीनों अभिमन्यु के केबिन में बैठे किसी नए प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तभी वरुण केबिन का डोर नॉक करता है। अभिमन्यु, वरुण, अगर कोई ज़रूरी काम होगा तभी बोलना, क्योंकि अभी हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। वरुण, सर, आपने जो काम बोला था उसके बारे में कुछ बात है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, बोलो, क्या कहना है? वरुण थोड़ा डरते हुए एक फाइल उसके आगे करते हुए बोलता है, सर, इस फाइल में सब कुछ है। अभिमन्यु वो फाइल लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थीं। अभय और तेजस दोनों वरुण की तरफ देखकर बोलते हैं, वरुण, ऐसा क्या है उसमें जो अभिमन्यु इतने गुस्से में है? वरुण थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर, इसमें 2 साल पहले जो भी हुआ था वो सब है, और अब की भी कुछ बातें हैं। तेजस, क्या? ठीक है, तुम जाओ। वरुण वहाँ से चला जाता है। अभिमन्यु गुस्से से फाइल बंद करते हुए बोलता है, रीत ने मुझसे सब कुछ छुपाया। वो गुस्से से उठकर अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। तेजस और अभय तुरंत उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अभिमन्यु इस वक्त कितने गुस्से में है। अभिमन्यु आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दोनों भी भागते हुए आते हैं और जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इधर रायचंद पैलेस में ब्रिजेश, अनुराग, सरला, कौशल्या और बाकी सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। रीत पूर्वी और मीठी के साथ किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। उसके फ़ोन पे बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पूर्वी, रीत किसकी कॉल आ रही है तो उठा क्यों नहीं रही है? रीत, नहीं, वो कोई रॉन्ग नंबर है। मैंने बात की थी, फिर पता नहीं क्यों बार बार कॉल आ रहा है। पूर्वी, तो तू उसे ब्लॉक कर देना या मुझे दे, मैं अच्छे से उस इंसान की बुद्धि ठिकाने लगाती हूँ। वो जैसे ही फ़ोन उठाने को होती है, रीत जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोलती है, छोड़ना, मैं बाद में ब्लॉक कर दूंगी उसे। तो सब्जी पर ध्यान दे, नहीं तो जल जाएगी। अभिमन्यु गुस्से से अंदर आता है। तेजस और अभय भी उसके साथ अंदर आते हैं। उन तीनों को देखकर सरला खुश होते हुए बोलती हैं, आज तो आप तीनों बड़ी जल्दी आ गए। अभिमन्यु, माँ, रीत कहाँ है? कौशल्या, वो तो पूर्वी के साथ किचन में है। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अभिमन्यु रीत को आवाज देता है। ब्रिजेश तेजस और अभय की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है? अभिमन्यु इतने गुस्से में क्यों है? दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभय वो फाइल दिखाकर बोलता है, दादू, उस इंसान का पता चल गया है जिसने अभिमन्यु और रीत को मारने की कोशिश की थी। विवेक, क्या? कौन है वो? तेजस, डैड, वो और कोई नहीं, मिसेस मृणालिनी रजावत है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आ जाते हैं। कौशल्या गुस्से से बोलती है, मृणाली ऐसा कैसे कर सकती है? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अभिमन्यु की जिंदगी बर्बाद करने की? रीत और पूर्वी दोनों किचन से बाहर आती हैं। रीत सभी की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ?
आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो आगे बोलती उससे पहले मीठी उसका फ़ोन लाकर उसे देते हुए बोलती है, भाभी देखिए आपके फ़ोन पर फिर उसी नंबर से बार बार कॉल आ रही है। रीत जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल कट कर देती है और फ़ोन स्विच ऑफ करने को होती है, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु उसके हाथ से फ़ोन छीन कर देखता है और स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कसकर उसका फ़ोन दीवार पर दे मारता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। रीत भी हैरान होकर बोलती है, अभी ये आपने क्या किया? मेरा फ़ोन। अभिमन्यु अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए बोलता है, रीत 2 साल पहले क्या हुआ था? पूर्वी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये सुनकर रीत पूर्वी को देखने लगती है और घबराते हुए बोलती है, अभी आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना? अभिमन्यु जोर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे सवाल पर सवाल नहीं, मेरे सवालों का जवाब चाहिए। रीत उसे इतने गुस्से में देखकर सहम जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी सब भी घबरा जाते हैं। तेजस जल्दी से उसके पास आकर बोलता है, अभिमन्यु क्या कर रहा है? शांत हो जा, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। अभिमन्यु, तेजस तुझे अभी भी लगता है कि ये बात बैठकर हो सकती है? उस औरत ने रीत को मारने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं कई बार, और रीत तुम सब जानती थी। वो रीत की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। बताओ क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छिपाया सब कुछ? बोलो। रीत डरते हुए बोलती है, अभी प्लीज शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। अभिमन्यु, क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं तुम्हारा झूठ? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बताओ मुझे। अगर कोई बात है तो कहो मुझसे, लेकिन तुमने हर बार बात टाल दी, हर बार मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है रीत, मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब जानता हूँ, पहले भी जानता था। उस इंसान का नाम नहीं पता था, लेकिन आज वो भी जान गया हूँ। फिर भी एक बार तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। मुझे लगा तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम खुद बताओगी मुझे, लेकिन नहीं, तुमने तो गलत साबित कर दिया मुझे। देखो, झूठ बोलना, बातें छुपाना कितने अच्छे से सीख गई हो तुम। रीत की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा उसके दिल का दर्द नजर आ रहा था। वो पूर्वी के पास आकर बोलता है, पूर्वी सबको सच बताओ। पूर्वी थोड़ा डरते हुए तेजस की तरफ देखती है। तेजस हल्के से अपनी पलकें झपका देता है तो पूर्वी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोलना शुरू करती है। जब अभिमन्यु सर का पैर ठीक हुआ तब वो तेजस सर के साथ जयपुर वापस चले गए। फिर रीत भी मेरे साथ वापस अपने चाचा चाची के घर आ गई थी। कुछ दिन तो ठीक से बीते, लेकिन फिर विमला चाची, रीत की चाची, रीत को परेशान करने लगी, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। वो हर रोज़ उसके ऊपर प्रेशर बनाती कि वो कोई जॉब ढूंढे और उन्हें पैसे कमा कर ला कर दे।
नहीं तो वो उसे घर से निकाल देती। फिर मैंने और रीत ने जॉब ढूंढनी शुरू की और कुछ दिन में हमें एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। हर रोज़ रीत जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, फिर मेरे साथ ऑफिस जाती। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम के बाद हम वापस अपने डेस्क पर आए तो वहाँ एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था जिस पर अभिमन्यु सर का नाम लिखा हुआ था। रीत वो बॉक्स देखकर बहुत खुश हुई थी। उसे लगा वो अभिमन्यु सर ने भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसमें अभिमन्यु सर और उसकी सेक्रेटरी शनाया की कुछ तस्वीरें और एंगेजमेंट कार्ड था। उन फोटोज को देखकर पता चल रहा था कि उनके बीच बहुत खास रिश्ता है। वो फोटोज देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन रीत उन सबको देखा और वापस बॉक्स में डाल बैग में रख लिया और वापस अपने काम में लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा वो गहरे सदमे में है। मैंने उससे पूछा कि वो इतनी शांत क्यों है, अभिमन्यु सर को कॉल करके कुछ पूछ क्यों नहीं रही है। तो रीत ने मुझसे कहा कि वो ना ही अभिमन्यु सर को कॉल करेगी और ना ही उनसे कुछ पूछेगी। अभिमन्यु सब सुन रहा था, लेकिन बोलता कुछ नहीं। पूर्वी आगे बोलती है। रीत ने कहा कि उसे सर पर पूरा विश्वास है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। पूर्वी कोने में खड़ी रीत को देखती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे और मैं इस बारे में उससे कोई बात ना करूं। मैंने भी उसकी बात मान ली और दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा। 2 दिन बाद हर रोज की तरह हम सुबह ऑफिस जा रहे थे। रीत का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जो शनाया ने कराया था। तेजस, लेकिन पूर्वी तुम दोनों को कैसे पता कि वो शनाया ने ही करवाया था? पूर्वी, क्योंकि उसने खुद कॉल करके बताया। अभय, क्या? पूर्वी, हाँ, उसने रीत को कॉल करके कहा कि उसकी और अभिमन्यु सर की जल्दी ही शादी होने वाली है और अगर रीत फिर से बीच में आई तो जिस एक्सीडेंट से वो बची है, अगली बार नहीं बचेगी। मुझे उस शनाया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसका सर फोड़ देती। उसकी बात सुन तेजस मुस्कुराकर धीरे से बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। पूर्वी आगे बोलती है, मैंने आप दोनों को कॉल किया, लेकिन आप दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अभिमन्यु और तेजस दोनों की तरफ देखकर बोलती है, तब मैंने रीत को अपने साथ जयपुर चलने को कहा। वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी कसम दी और अपने साथ जयपुर लेकर आई। हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि तेजस सर और अभिमन्यु सर किसी डील के लिए कई दिनों से बाहर गए हैं। फिर वो शनाया हमें मिली। रीत ने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उसे खूब सुनाया और अभिमन्यु सर को सब कुछ बता देने की धमकी दी। तब आखिर में उसने रीत से माफ़ी मांगी। हम वहाँ से निकले तो अभिमन्यु सर के डैड रितेश सर ने रीत को रोका और उसे पास के कैफ़े में चलकर कुछ बात करने को कहा। हम कैफ़े में गए तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट चेक में भरकर रीत के आगे करते हुए बोला,
कि वो ये पैसे ले और अभिमन्यु सर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और कभी लौट कर न आए। ये सुनकर अभिमन्यु गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। अभय, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो रीत ने उन्हें क्या कहा? पूर्वी, रीत ने उनसे बस इतना ही कहा कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभिमन्यु सर से प्यार करती है और हमेशा करेगी। रितेश सर ने गुस्से में उसे खूब सुनाया और काफ़ी कुछ बुरा भला कहा। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो जैसा रीत को समझ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, लेकिन रीत ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनकी सारी कड़वी बातें सुन ली। कुछ देर बाद हम जैसलमेर के लिए निकल गए। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू।